और बड़ी खबर आ रही है, इजराइल ने सीरिया की राजधानी समेत 2 शहरों पर हवाई हमला यहां पर किया है और बताया यह गया है कि दमिश्क के साथ ही इजराइल ने हथियारों के डिपो पर यह खौफनाक हमला किया है। माना जा रहा है कि विद्रोहियों के हाथ में हथियार आने की आशंका को देखते हुए इजराइल ने यह हमला यहां पर किया है। तो इजराइल का सीरिया पर यह बहुत बड़ा हमला सामने आया है, जहां दमिश्क के आसपास इजराइल के जरिए यह हमला किया गया है। इजराइल ने हथियारों के डिपो को अपना टारगेट बनाया और उस पर भी यह हमला यहां पर किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल का सीरिया पर यह बहुत बड़ा हमला देखिए किस तरह से सामने आ रहा है। सीरिया पहले से ही पूरी तरह से अस्त व्यस्त है और इस वक्त बहुत बड़े संकट को यहां पर झेल रहा है। चौतरफा संकट इस वक्त सीरिया पर बरप रहा है। जमीन से लेकर आसमान तक इस वक्त सीरिया पूरी तरह से घिरा हुआ है। तो इजराइल का सीरिया पर यह हमला सामने आया है, जहां दमिश्क के आसपास इजराइल ने यह हमला किया। और देखिए, सीरिया के गृह युद्ध में विद्रोही सेना आसानी से जीत गई। दरअसल बशर अल असद की करारी हार हुई, जिसमें अरब वर्ल्ड का पावर बैलेंस जो है वो बिगड़ गया है। बशर की हार को व्लादिमीर पुतिन की दरअसल हार के तौर पर देखा जा रहा है। तो वहीं कमांडर जुलानी की जीत का सेहरा तुर्की के एर्दोआन के सिर पर सजाया जा रहा है। लेकिन इस तख्ता पलट के बाद ईरान के एटमी प्रोग्राम को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल खामेनेई का खुर्रम बम का टारगेट अब तुर्की बताया जा रहा है। दमिश्क में जब कमांडर जुलानी के खूंखार लड़ाके बशर अल असद हुकूमत की चूल्हे हिला रहे थे, जब सीरिया युद्ध की तस्वीरें दुनिया को डरा रही थी, तब अमेरिका से आई एक जानकारी ने इस तख्ता पलट के बाद की पटकथा लिख डाली है। ये जानकारी सुपर पावर के लिए अलार्म है। बशर अल असद को सीरिया से मार भगाने वाले लड़ाकों को भी वार्निंग है। सबसे बड़ा मैसेज है तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के लिए। जानकारी ये है कि ईरान ने एटम बम बना लिए हैं। एक तो नहीं, 12 परमाणु बम का जखीरा खामनेई के कुद्स फोर्स को मिलने जा रहा है। दमिश्क में फटेंगे खामनेई के एटम बम। बशर की वापसी कराएगा ईरान के खुर्रम का धमाका। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का फर्स्ट टारगेट अंकारा। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के परमाणु हथियार प्रोग्राम पर सनसनीखेज दावा किया है। अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर के कार्यालय ने खामेनेई के एटम बम पर लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज की है, जिसके मुताबिक तेहरान के न्यूक्लियर कारखाने 24 घंटे एक्टिव हैं। परमाणु बमों की टेस्टिंग जल्द मुमकिन है। ये टेस्ट सीरिया में भी हो सकता है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल में शुक्रवार को सामने आए DNI दस्तावेज में कहा गया है कि ईरान के पास 1 दर्जन से ज्यादा परमाणु हथियार बनाने की हैसियत है। DNI ने ईरान परमाणु प्रोग्राम रिपोर्ट में मई से सितंबर तक का पूरा ब्यौरा छापा है, जिसमें बताया गया है कि ईरान के पास कई भूमिगत सुविधाओं पर हथियार ग्रेड यूरेनियम उत्पादन का बुनियादी ढांचा है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान के परमाणु हथियार बना लेने की गारंटी दे रहे हैं। अमेरिका ने भी दावा किया है कि ईरान ने 20% और 60% समृद्ध यूरेनियम भंडार में जबरदस्त इजाफा किया है। यह स्तर नागरिक ऊर्जा कार्यक्रम की जरूरत से कहीं ज्यादा है। यही नहीं, ईरान ने एटमी हथियारों के लिए इस्तेमाल होने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया है। ईरान के एटमी हथियारों का यह अपडेट सीरिया सिविल वॉर के बीच में आया है। ईरान बार बार सीरिया में बशर के हक में होने का ऐलान कर चुका है। ईरान ने तुर्की समर्थक लड़ाकों के खिलाफ कमांडो फोर्स भी उतारी थी। ईरान ये साफ कर चुका है कि ईरान में विद्रोहियों की जीत से युद्ध संकट खाड़ी के कई देशों में फैलने वाला है। अगर सूरिया مأمن تروریست ها بشه با بازگشت داعش و دیگر گروه های تروریستی تهدید بزرگی رو برای منطقه ایجاد خواهد کرد و این تهدید حتما به سوریه محدود نخواهد ماند و به کشورهای همسایه سوریه مثل عراق، اردن و ترکیه تسری پیدا خواهد کرد.
बशर की हार से ईरान को बड़ा झटका लगा है। ईरान इस हार को अपने समर्थक जितने भी लड़ाका ग्रुप हैं उनकी हार मान रहा है। बशर अल असद हमेशा ईरान के साथ रहे हैं। इजरायल के खिलाफ पूरे पश्चिम एशिया में शिया लड़ाकों वाली मिलिशिया खड़ी करने के खामेनेई के प्लान के अहम किरदार के रूप में असद को माना जाता रहा है। इसी वजह से ईरान लंबे समय से सैन्य और आर्थिक मदद सीरिया को भेजता रहा है। मगर तुर्की ने कमांडर जुलानी के कंधे पर बंदूक रखकर ईरान के सभी मंसूबे पर पानी फेर दिया है। ईरान एचटीएस लड़ाकों को टेरर ग्रुप की मोहर लगाकर सबक सिखाने के इरादे जाहिर कर चुका है। گروه‌های تحریر الشام، جبهة النصره و بقیه‌ای که در سوریه مشغول جنگ با دولت سوریه هستند توسط سازمان ملل به عنوان تروریست شناسایی شدند. بنابراین این یک وظیفه بین‌المللی هست که با این تروریسم در سوریه مقابله بشه. ائتلاف بین‌المللی علیه تروریسم نباید تفکیک قائل بشه بین تروریست‌ها. कमांडर जुलानी और एर्दोआन के लिए ईरान से ज्यादा खतरा रूस से है। प्रेसिडेंट पुतिन को ना तो एटम बम बनाने की जरूरत है, ना ही उन्हें सीरिया में हमले में टाइम लगना है। रूस किसी भी कीमत पर सीरिया में तुर्की और अमेरिका का कंट्रोल नहीं होने देगा। सीरिया रूस की दोस्ती का इतिहास दोनों मुल्कों के वजूद में आने से पहले का है। रूस और सीरिया के बीच संबंध काफी पुराना है। दोनों देशों ने एक दूसरे के यहाँ दूतावास तो सीरिया के बंदरगाह वाले शहर टार्टस में रूस का नौसैनिक अड्डा है। आधिकारिक तौर से सीरिया को आजादी मिलने से पहले ही सीरिया के साथ रूस के संबंध थे। ये साल 1893 की बात है। सीरिया तब ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। तब रूस के तत्कालीन साम्राज्य ने सीरिया के दमिश्क में अपना वाणिज्य दूतावास खोला था। 1917 की रूसी क्रांति और 1922 के सोवियत संघ के गठन के बाद सीरिया में रूस की मौजूदगी लगभग खत्म हो गई। इस बीच फ्रांस ने सीरिया पर कब्जा कर लिया तो सोवियत संघ राजनीतिक रूप से सीरिया को लेकर शांत रहा। दूसरे विश्व युद्ध के दौर में एक बार फिर से सीरिया के साथ रूस की नजदीकियां बढ़ी। उस वक्त सीरिया में फ्रांस और ब्रिटेन के सैनिक मौजूद थे, जिन्हें हटाने के लिए फरवरी 1946 में रूस और सीरिया ने एक सीक्रेट समझौता किया। अप्रैल 1946 में फ्रांस ने सीरिया से अपने सैनिक हटा लिए और सीरिया आजाद हो गया। कोल्ड वॉर के दौर में सीरिया रूस की दोस्ती परवान चढ़ी। जब बशर अल असद ने तख्ता पलटकर सत्ता संभाली, तब सोवियत संघ सीरिया का सबसे बड़ा दोस्त बन चुका था। साल 1970 में तख्ता पलटकर बशर अल असद के पिता हाफिज असद सत्ता में आए थे। उन्होंने साल 1971 में सोवियत संघ के साथ एक समझौता किया। इसी के तहत टार्टस में सोवियत संघ ने अपना नौसैनिक अड्डा बनाया। हाफिज असद के शासनकाल में साल 1971 से 2000 तक सीरिया के हजारों सैन्य अफसरों और प्रोफेशनल्स ने रूस में स्टडी की। योम किपुर युद्ध के बीच सोवियत संघ ने तकनीकी रूप से सीरिया की सेना की मदद की। युद्ध के बीच सोवियत संघ ने लगभग 4000 टन की सहायता हवाई मार्ग से सीरिया पहुंचाई। युद्ध खत्म होने के बाद साल 1973 के अंत में सोवियत संघ ने 63,000 टन की सहायता और पहुंचाई। बशर को वालिद से विरासत सीरिया की सत्ता और रूस की दोस्ती दोनों मिली, जिसके एवज में 2011 की क्रांति में पुतिन ने उनका साथ दिया। 2012 में जब सीरिया के होम्स में नागरिकों पर हमले हुए, तब भी पुतिन ने बशर का साथ दिया। 2018 में रूस ने सीरियाई सेना को सैन्य ट्रेनिंग दी। टार्टस नेवल बेस के बाद रूस ने सीरिया के पालमेरा और लताकिया में एयरबेस बनाए। रूस के सीक्रेट जासूसी अड्डे भी सीरिया में कई लोकेशन पर बनाए गए। सितंबर 2015 में औपचारिक रूप से सीरिया गृह युद्ध में रूस के साथ शामिल हुआ था। रूस की मदद से बशर अल असद ने तब अमेरिका, तुर्की और बगदादी जैसे आतंकी सरगना से युद्ध लड़ा। पुतिन की पावर से बशर अल असद ने सबको परास्त भी किया, लेकिन इस बार रूस खुद यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है। इसलिए बशर को जितनी मदद की दरकार थी उतनी पुतिन नहीं दे पाए। मगर ज्यादा दिन दूर नहीं जब पुतिन सीरिया के अखाड़े से खुद को दूर रख सके। सीरिया रूस की कमजोर नस है, जहां से रूस का व्यापारिक हित सत्ता है। इसी मजबूरी के चलते पुतिन को सीरिया में अपनी पसंद का लीडर चाहिए। बशर की विदाई के बाद सीरिया की पावर तुर्की के हाथ में शिफ्ट हो चुकी है। तुर्की नाटो सदस्य है, जिसकी डोर अमेरिका के हाथ में है। यानी सीरिया में अगला टकराव सीधे महाशक्तियों के बीच होना तय है।
और देखिए, सीरिया में राष्ट्रपति असद के भागने के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि इसे मध्य पूर्व के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीरिया में जारी अशांति के बीच इजरायली सेना ने गोलान हाइट्स में एक बफर जोन पर कब्जा कर लिया है। זה יום היסטורי בתולדות המזרח התיכון. משטר אסד חוליה מרכזית בציר הרשע של איראן. המשטר הזה נפל. זוהי תוצאה ישירה של המכות שהנחתנו על איראן ועל חיזבאללה, התומכות העיקריות של משטר אסד. זה יצר תגובת שרשרת ברחבי המזרח התיכון של כל אלה שרוצים להשתחרר ממשטר הדיכוי והרודנות הזה. יחד עם שר הביטחון ובגיבוי מלא של הקבינט, הנחיתי אתמול את צה"ל לתפוס את אזור החיץ ואת העמדות השולטות הסמוכות לו. אנחנו לא נאפשר לשום כוח עוין להתבסס בגבולנו. और देखिए, क्या रूस यूक्रेन जंग में परमाणु युद्ध जरूरी हो गया है? पश्चिमी मीडिया का दरअसल दावा है कि व्लादिमीर पुतिन ने बेलारूस का दौरा करके ये साफ साफ संकेत दे दिए हैं कि रूस अब यूक्रेन के साथ साथ नेटो पर भी एटमी हमला कर सकता है। और इधर दूसरी तरफ पेरिस में अचानक ज़ेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और मुलाकात करके पुतिन को बुरी तरह चौंका दिया। खबर यह भी है कि अमेरिका यूक्रेन को एटम बॉम्ब देने जा रहा है। С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! रूस का आखिरी फैसला, परमाणु युद्ध जरूरी है। दुनिया के चुनिंदा युद्ध विशेषज्ञों ने रूस यूक्रेन जंग में अब परमाणु युद्ध को बेहद जरूरी बता दिया है। इस वक्त बेलारूस में राष्ट्रपति पुतिन का होना साबित करता है कि रूस यूक्रेन पर बेलारूस की तरफ से भी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। दूसरी तस्वीर में अमेरिका के नए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंच गए। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भी साफ देखा जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका यूक्रेन को एटमी हथियार ट्रांसफर करने जा रहा है। इसी को लेकर पेरिस में आनन फानन में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मीटिंग कराई है। फ्रांस यूक्रेन जंग में रूस का कट्टर दुश्मन बन चुका है और इस वक्त जो युद्ध की खिचड़ी पेरिस में पक रही है उसकी भनक पुतिन को लग चुकी है। इसीलिए राष्ट्रपति पुतिन ने बेलारूस में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको से एक बड़ी डील की है, जिसमें अब रूस बेलारूस में मौजूद अपने एटमी हथियारों को एक्टिव करने और अपनी नई हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेश्निक को बेलारूस में तैनात करने जा रहा है। हम आपको यही दिखाने जा रहे हैं कि रूस, उत्तर कोरिया, बेलारूस और ईरान मिलकर कैसे एक ऐसी परमाणु जंग की तरफ बढ़ रहे हैं जो अमेरिका, यूक्रेन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूक्रेन की तबाही की